वेलकम स्टूडेंट द लेक्चर सीरीज बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स। तो ये जेनेटिक्स का ना दूसरा लेक्चर है और लेक्चर 1 अपलोड है। लेक्चर 2 देखो। तो लेक्चर 2 में क्या है कि ना आज हम बात करेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और इसके बाद ना हम मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेंडल्स के लॉ के बारे में देखेंगे, मेंडल्स के लॉ को समझेंगे, फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और थोड़ा बहुत बस आज के लिए इतना ही टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं कि आखिर जेनेटिक्स के बारे में, कि हमने देखा उधर कि जेनेटिक्स होता क्या है। पहले लेक्चर में भी हम लोग देखा था कि जेनेटिक्स क्या है, कि एक ना क्या है कि जीन को ना क्या कर रहा है ना कि पेरेंट से प्रोजनी की तरफ जीन जो कॉपी पेस्ट हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि दैट इज द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स। जब हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं तो ये हमारा एक जेनेटिक्स के बारे में बात होता है। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द जीन। हम ना जेनेटिक्स में क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक्स वेरिएशन, हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं। या और दूसरे लैंग्वेज में बोले तो जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड हाउ द क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर बाय द मीन्स ऑफ जीन्स। जीन के थ्रू कितने, बाय द मीन्स ऑफ जीन, कि कितने हाउ द क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम द वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में कितने क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास हो रहे हैं। सो तो सबसे पहले जो मेंडल साहब थे उन्होंने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था जो गार्डन पी पे, जो कि गार्डन पी का जो नाम है ना, ये एमसीक्यू में पिछले बार भी पूछा गया था बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जिसका पाइसम एस्टाइवियम जो नाम था ना, ये साइंटिफिक नेम जो पी का पूछ लिया था, जो कि 7 ईयर्स ना 1856 से 1863 में इन्होंने 7 साल स्टडी किया। अंडर प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसी इनको ना फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको बोला जाता है। तो जॉन मेंडल को ही बोला जाता था फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये ना सबसे पहले क्या था कि इन्होंने जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ना ये जो मटेरियल था, तो ही सिलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट एज अ सैम्पल फॉर द फ्लोइंग रीजन। क्यों, मतलब इन्होंने मटर का ही प्लांट को ही कंसीडर किया, सिलेक्ट किया गार्डन में ना पी प्लांट को ही एज ए सैम्पल फॉर द स्टडी फॉर द जेनेटिक्स के स्टडी के लिए उन्होंने क्यों लिया था। तो सबसे पहला रीज़न इसका ये था ना कि देखो पी इज़ अवेलेबल इन मैनी वराइटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्जर्व द अल्टरनेट ट्रेड्स। क्या कि ना पी का ना बहुत सारा वैराइटीज़ अवेलेबल है लार्ज स्केल में, तो हम लोग इजी टू क्या कर सकते हैं उसको, उसके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसके अलग अलग ट्रेड पे, अल्टरनेट ट्रेड्स पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पी का इसलिए लिया। फिर उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो भी प्रिवेंट बाय द सेल्फ पॉलिनेशन। पी हैज सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि सेम फ्लावर में ही अगर हम पॉलिनेशन करते हैं तो, या दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन, या हम क्या करते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का होता है कि ट्रांसफर पॉलीग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब सेम फ्लावर के ना, सेम फ्लावर में ना कि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको सेल्फ पॉलिनेटेड बोलते हैं। और दूसरे प्लांट के ना क्या होता है कि ना मेल गैमेट के साथ अगर दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेटेड बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है कि एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन जैसे ही हो जाता है जब क्या कि पॉलीग्रेन्स क्या होता है कि ना गिर के ओवरी तक चलाता है, फीमेल के फ्लावर के फीमेल के ओवरी तक, तो फर्टिलाइजेशन होने लगता है, तो पॉलिनेशन होता है। तो जो कि पॉलिनेशन हो जाएगा तो उस पॉलिनेटेड को ना बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसको बैगिंग कर देता है। कभी कभी क्या करता है फ्लावर के ना उस पॉलीग्रेन्स को ना, एंथर को क्या करता है बैग करके बैगिंग कर देता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो उसका झड़ेगा ना, जो पॉलीग्रेन्स झड़ेगा वो फीमेल के ओवरी तक ना रीच करे और पॉलिनेशन ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं उसको प्रिवेंट भी करके उन्होंने स्टडी कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पी को ही चूज किया गया था एज अ जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए उन्होंने पी को सिलेक्ट किया। दीज आर एनुअल प्लांट। ये क्या है कि एनुअल प्लांट है और जो शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, कम मतलब 6 मंथ तक का इसका शॉर्ट एनुअल प्लांट होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। सो सिमिलर जनरेशन को हम लोग स्टडी कर सकते थे। एक शॉर्ट पीरियड में हम क्या कर सकते थे, बहुत सारे उसके जनरेशन को स्टडी कर सकते थे। तो पी प्लांट कुड ईजिली बी राइज्ड एंड मेंटेन एंड द हैंडल्स, इसको ईजी टू मेंटेन कर सकते हैं, ईजी टू हैंडलिंग कर सकते थे। मैनी वराइटीज आर अवेलेबल विद द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विद द प्लांट प्रोवाइडेड मैनी इजी डिटेक्टेबल एंड द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस कारण ना, तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो गार्डन में ना पी प्लांट जो मेंडल साहब ने लिए थे, मेंडल ने लिया तो क्यों लिया था, क्यों सिलेक्ट किया था। तो ये इसके ना कुछ रीज़न थे, देयर इज़ 5 रीज़न। तो कुछ 5 रीज़न है कि क्यों सिलेक्ट किया गया पी प्लांट एज अ पी प्लांट फॉर द स्टडी ऑफ फॉर द जेनेटिक्स। ठीक है, तो आफ्टर क्या हुआ कि
इनके एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने सम कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखे उन्होंने एक स्टडी किया कि डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, जैसे कि फ्लावर प्लांट का हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड कलर और पॉड्स का शेप और द फ्लावर का पोजीशन, ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने एनालाइज किया। जैसे कि सबसे पहले तो पर्पल और वाइट, उसका ना कलर जो था वो पर्पल और वाइट में, रिसेसिव ट्रेट्स और डोमिनेंट क्या जो डोमिनेंट कर रहा है, और रिसेसिवनेस जो दिखा नहीं, दैट इज रिसेसिव ट्रेट्स कि कहीं कहीं वाइट फ्लावर भी, फिर टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट में येलो कलर ग्रीन कलर का सीड दिखा, राउंड विंकल कलर का सीड का शेप, ग्रीन कलर का उसका ना जो पॉड का कलर था वो ग्रीन था, येलो था, इन फ्लैटेड था, और ये क्या था कंस्ट्रिक्टेड जो कि मुड़ा हुआ एक तरह का। फिर फ्लावर का पोजीशन जो एक्सियल पोजीशन पे दिख रहा था और टर्मिनल पोजीशन पे, देखो ये एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर जो फ्लावर का पोजीशन था वो एक्सियल पे था, ये टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर का पोजीशन था। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने एनालाइज किया, ठीक है। तो ये मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है तब तो ये लिख लो, ये पाँच बात लिख सकते हो अगर पूछ लिया कि क्यों सिलेक्ट करते हैं। अगर बोला कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था जिन्होंने मेंडल्स सामने दिए थे, ठीक है। ये हो गया। अब अपने पास ना मेंडल्स के लॉ के बारे में देखते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर द बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ही प्रपोज द फ्लोइंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एक लॉ जो, तो इन्होंने मेंडल्स ने जो लॉ दिया ना उनको, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो कि फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, या इसी को कहीं कहीं मेंशन कर देता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से। तो डोमिनेंस का इतना अभी तक हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से क्या कि डोमिनेट कर रहा है, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ द डोमिनेंस स्टेट दैट्स व्हेन द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रेट और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन, मतलब वही टू अल्टरनेटिव फॉर्म एज अ टू अल्टरनेटिव हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये ना जैसे कि जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ये क्या है कि टू अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो ये क्या है कि हेट्रोजाइगस है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ होमोजाइगस है, ठीक है। ये तो एक अगर सिंगल हम इस एलील का ना अगर हम कंपेरिजन करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ इसका अगर कंसिडरेबल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना हेट्रोजाइगस, क्योंकि टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को रख रहा है। एक तो कैपिटल लेटर से अगर हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो वो स्मॉल लेटर से देखते हैं, तो ये दोनों में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि अगर स्मॉल लेटर से के लिए अगर हम प्लांट के लिए कंसिडर कर लेते हैं तो प्लांट का टॉल प्लांट है या डॉर्फ प्लांट है, इस तरीके से, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है होमोजाइगस है, ठीक है। तो सबसे पहले ना यही कि द फॉर्म ऑफ ट्रेट और द कैरेक्टर ऑफ द जीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 प्रोजेनी, इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट्स। जैसे देखो अगर मेल्स की 6 क्रोमोसोम की बात करते हैं तो डबल एक्स क्रोमोसोम क्या होता है कि फीमेल में होती है, फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है 6 क्रोमोसोम की बात करते हैं तो, और मेल में 6 क्रोमोसोम क्या होता है XY क्रोमोसोम। तो टोटली क्या डिपेंड करता है, अगर कोई पेरेंट्स अगर कोई चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर कोई फीमेल अगर जो मदर जो है सो अगर एक डॉटर प्रोड्यूस कर रही है या सन प्रोड्यूस कर रही है, अगर कोई लड़का हो रहा है या कोई लड़की हो रही है, तो क्या कर रहा है पूरा डिपेंडेंसी किस पे होता है, पेरेंट्स के फादर पे होता है, पेरेंट्स में फादर पे होता है कि फादर का, क्योंकि फादर के क्रोमोसोम क्या होता है XY क्रोमोसोम होता है। अगर XY क्रोमोसोम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो चाइल्ड जो प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा बॉयज़ हो जाएगा, और डबल एक्स हो जाएगा अगर एक्स क्रोमोसोम अगर पास हुआ विद द स्पर्म्स एंड देयर फर्टिलाइजेशन, अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ हुआ तो क्या हो जाएगा एक फीमेल के एक्स के साथ एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक गर्ल्स चाइल्ड को प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ना कि F1 तो ये क्या हुआ एक तरह का जैसे फीमेल का बोले तो क्या हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक सेम टाइप का डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स या जीन को रख रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, इस तरीके से हम लोग बोल सकते थे। तो ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इट सेल्फ, इट इज द F1 प्रोजेनी एंड इज कॉल्ड द डोमिनेंट, वेल द अदर इज रिमेन इज मार्क्स इज कॉल्ड द रिसेसिव। एक तो डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव हो जाएगा। दिस लॉ इज यूज फॉर टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर ओनली वन parental character in the monohybrid cross in F1 generation and the expression of the both in F2 generation. It is also explained the proportional 3:1 obtained in the F2 generation. देखो इस फिगर को देखो और काफ़ी अच्छे से समझो। देखो इसमें ना जैसे देखो एक हम ना टॉल प्लांट को ले लेते हैं, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्या आता है, हम क्रॉसिंग करते हैं।
तो टॉल प्लांट का ना कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो है सो होमोजाइगस है, इस ये भी तुम्हारा होमोजाइगस है, क्योंकि पूरा का हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट जो डॉर्फ प्लांट है या शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, और ये टॉल प्लांट है। इसके बीच में क्या है कि क्रॉसिंग कर लिए, जब क्रॉसिंग किए ना तो हमारे पास क्या होगी, सारे के सारे प्लांट जो मिलेगा वह क्या मिला है, टॉल प्लांट मिला है। जैसे कि हम लोग पीनट्स स्क्वायर में भी देखे थे कि इसमें अगर हम क्रॉस करके देख रहे थे तो इसमें भी हमको क्या मिला था, 100% मिला था। तो सेम एज इट इज़ क्या है कि यहाँ भी देखेंगे तो ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, तो सारे का सारे जो प्लांट होंगे ना वो ऑफ स्प्रिंग जो होंगे वो कितने टॉल ही होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्यों, क्योंकि इसके पास ना ड्वार्फ का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये तो तुम्हारे पास क्या है, अगर हम इसका F2 जनरेशन देखते हैं, क्या करते हैं, इसका F2 जनरेशन देखते हैं, ये F1 जनरेशन था। अगर इसका F2 जनरेशन क्या करते हैं ना कि इसमें क्रॉसिंग कर लेते हैं, मतलब इस दोनों में क्रॉसिंग कर लेते हैं कि टी स्मॉल टी टॉल टॉल, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में ना हेट्रोजाइगस में अगर क्रॉसिंग करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो इसमें ना पीनट्स स्क्वायर में ना ये जो मिसिंग है ना, ये F2 जनरेशन में मिसिंग है। जो पिछले लेक्चर में बता रहे थे ना तो उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये ना ये फिगर गलत है, क्या है कि ये इसका अगर पीनट्स डायग्राम बनाओगे ना तो देखो हो क्या रहा है कि ये सही नीचे मेंशन सही लिखा है कि इसका फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 आएगा। देखो होगा क्या कि टी स्मॉल टी, यहाँ पे टी और स्मॉल टी होता, फिर अगर इसका क्रॉसिंग करता तो टी स्मॉल टी स्मॉल, तो ये तुम्हारे पास हो जाता टी, यहाँ पे एक ना छोटा टी सिर्फ आता, बाकी एक दो आ जाता। इस तरीका आ जाता कि देखो अगर यहाँ पे कैपिटल टी होता, यहाँ पे कैपिटल टी, तो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी होते, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे क्या है स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी, तो यहाँ पे होता है स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह का हो जाता, फिर हो जाता। तो इस तरीके से बनाते ना तो ये चार मिलता हमको, डबल टी, टी स्मॉल टी, फिर टू स्मॉल, दोनों का दोनों स्मॉल टी। तो इस तरीके से हमारे पास जो फिनोटिपिकली जो दिख रहा है ना, मतलब ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस के थ्रू हमको दिख रहा है कि तीन प्लांट जो है सो टॉलर है, इसका मतलब क्या है कि ना ये जो फिनोटाइप रेशियो जो दिख रहा है ना, ये फिनोटाइप रेशियो की बात करते हैं, जीनोटाइप रेशियो नहीं। देखो ये जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा, 3:1 जो होता है ना वो ये ना तुम्हारा ये जो है ना 1:2:1, ये तुम्हारा जीनोटाइप रेशियो है। ये हम फिनोटाइप रेशियो की बात करते हैं कि फिनोटाइप रेशियो इसका 3:1 हो जाएगा। तो ये लिखा है ना कि टॉल प्लांट एंड द डॉर्फ पी प्लांट इज रेशियो इज F2 जनरेशन इन द फिनोटाइप रेशियो, ये फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 3:1। लेकिन इसका जीनोटाइप रेशियो तुम देखोगे, जेनेटिकली देखोगे तो क्या है कि टी, डबल टी का 1 हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये तो ये अगर हम बोलते हैं इसको मीडियम साइज ऐसा करके बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा कि एक शॉर्टर इन लेंथ। तो ये हमारे पास F2 जनरेशन का स्टोरी होता है कि 25% इन 1:2:1, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मतलब जो हम बता इसको पढ़ा भी नहीं रहते, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता भी नहीं रहते, बट क्या था कि वहाँ पे हम समझा रहे थे कि होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस के स्टोरी को समझा रहे थे। तो यहाँ पे क्या था कि इस फिगर ना ये फिगर गलत दे रखा था, ठीक है। तो देख लो ये फिगर से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 100% हो गया और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अगर फिनोटाइपिकली देखें तो जो बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस है 3:1 हो जाएगा। अगर जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 होगा जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हो गया। तो डोमिनेंस क्या हुआ कि जो डोमिनेंट किया, देखो यहाँ पे डोमिनेंट क्या हुआ कि अगर टॉलर प्लांट था, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि टॉलर था, तो टॉल क्या था कि टी जो था ना कैपिटल टी को हम लोग क्या किया कि डोमिनेंट ले लिया। इसको ना हम लोग जो कैपिटल टी जो प्लांट था इसको टॉल प्लांट को इसको डोमिनेंट लेते हैं। जो हमने पीनट्स स्क्वायर में बताया था कि जो इसका जो होता है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको टी को ना कैपिटल टी को ना जितने भी बायोलॉजी में जितने भी जो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ना, जो कैपिटल टी को हम लोग क्या कर लेते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं, और स्मॉल टी को हम लोग एज अ रिसेसिवनेस या रिसेसिव ट्रेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे प्लांट क्या हो गया कि टॉल हो गए, क्योंकि डोमिनेंट क्या था, टी था, कैपिटल टी जो था, कैरेक्टरिस्टिक्स जो था टॉल प्लांट का वह कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, डोमिनेंट था, इसीलिए सारे प्लांट क्या हो गए, टॉल हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने टॉल प्लांट में, लेकिन इसका जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो मतलब कि जो जीनोटाइप जो था उसमें क्या था, जेनेटिकली क्या था कि उसमें डॉर्फ का भी कैरेक्टरिस्टिक्स था। जो इसके बाद इसको ना अगर हम क्रॉसिंग कर रहे हैं तो मेरे पास क्या मिला था कि एक तो टॉल मिल सकता है, और क्या कर सकता है जीनोटाइपिकली क्या कर सकता है, ये दोनों दिखेगा तो टॉल, क्योंकि जीनो क्या होगा कि डोमिनेट कर गया, टॉलर का जो टॉल प्लांट का ना कैरेक्टरिस्टिक्स था वो डोमिनेट कर गया, तो ये सब के सब टॉल दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ये सब ना ये होमोजाइगस है, क्यों, दोनों के दोनों टी है स्मॉल टी। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो हो गया वो क्या हो गया, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस 3:1, क्योंकि तीनों प्लांट जो है एकदम से टॉल है और इधर शॉर्टर प्लांट है, ठीक है। तो 3:1 और अगर हम जीनोटाइप में देखेंगे तो 1:2:1, ठीक है।
तो ये काफ़ी था। इसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर पूछ लेता है ना कि एक्सप्लेन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द जेनेटिक्स, तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बोलेगा ना तो ये हम लोग पूरा इसको लिखेंगे अच्छे से कि इसको भी ये ना टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट में क्रॉसिंग कर देते हैं, फिर F1 जनरेशन को शो करते हैं, फिर F1 जनरेशन को ही F1 जनरेशन में क्रॉसिंग करके F2 जनरेशन लेते हैं। तो फिर ये हमारे पास फिनोटाइप और जीनोटाइप को मेंशन करना, ठीक है। ये एग्जांपल में पूछ लेता है, MCQ में पूछता है कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अपना क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब हम लोग बात करते हैं ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर लिए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है कि जो ये जो गैमेट था, तो गैमेट क्या है कि सेग्रीगेट करता है। द लॉ ऑफ स्टेट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग्स एंड बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिकवर्ड एज सच टू द F2 जनरेशन सच ए कैरेक्टरिस्टिक्स आज रिकवर्ड इनटू F2 जनरेशन दोज वन ऑफ दिस इज नॉट सीन, जो F1 जनरेशन में नहीं दिखा। देखो जो ये दोनों में जब हम क्रॉसिंग किए तो ये क्या हुआ कि सारे के सारे प्लांट क्या था, टॉल था। तो एक F1 जनरेशन में जो नहीं दिखा, जो शॉर्ट प्लांट, तो ये शॉर्ट प्लांट F2 जनरेशन में दिखेगा। वही लिखा है कि द कैरेक्टर्स आर रिकवर सच द इन द F2 जनरेशन दिस दोज वन of this is not seen into the F1 generation. Due to this the gamete are pure of the character. इसका मतलब ये होता है कि gamete are pure of character. The parents contain two allele during the gamete formation. The factor of allele and the pair segregate from each other. The gamete is one gamete is dominant and other is recessive. The gamete recessive only one of the two factor. तो ये ना एक जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो सेग्रीगेट किया। कभी भी अगर हम देख रहे हैं तो क्या करें, ये सेग्रीगेशन, ये गैमेट ना जैसे 6 क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम अगर हम फीमेल की देखें तो क्या रहता है, गैमेट्स क्या कर रहा है, 6 क्रोमोसोम दोनों सेग्रीगेट करेगा, फिर क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर रहा है किसी के साथ, तो अलग अलग बना रहा है। तो ये ना इसी तरह से क्या होता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है कि ना एलील क्या करता है, सेग्रीगेट करता है, या बोले तो जो जीन होता है या फैक्टर होता है क्या करता है, सेग्रीगेट करता है फॉर द एज अ टाइम ऑफ टाइम ऑफ क्रॉसिंग और द फर्टिलाइजेशन, जब हम इसको क्या कहते हैं फर्टिलाइज कराते हैं तब, ठीक है। तो ये तुम्हारे पीरियड्स स्क्वायर का था। ये वाला फिगर ना बता ही दिए कि गलत फिगर है ये वाला, इसीलिए इसका यूज कर दिया लास्ट में, ठीक है। तो मेंडल्स डिस्कवर वी हैव अ क्रॉस अ टॉल पी प्लांट टू द स्मॉल, ये लिखा है द मेंडल डिस्कवर दैट व्हेन द ही क्रॉस said tall pea plant with the dwarf pea plant, the result was F1 generation of spring. All the tall tall pea plant were produced. जब इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्रॉस किया गया ना, मेंडल साहब ने जब इनको क्रॉसिंग किया ना तो क्या मिला उनको, सारे का सारे जो पी प्लांट था वो क्या था, टॉल मिला। व्हेन द मेंडल सेल्फ फर्टिलाइज ऑफ द F1 जनरेशन, मतलब क्या किया ना, वो सेल्फ फर्टिलाइज किया कि F1 में ही फर्टिलाइजेशन एक दूसरे में किया, तो उनको ऑब्टेन क्या मिला एज अ ड्वार्फ, एक ना द टॉल पी प्लांट टू द ड्वार्फ पी प्लांट का रेशियो जो दिख रहा है वो F2 जनरेशन में 3:1 का दिखा। तो ये मेंशन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पूछ लेता है ना, डायरेक्ट पूछता है कि मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करो, द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये हमको पता चल गया पूरा, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया। अब ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसको हम ना डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझेंगे। This law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, or the segregation of one of the pair is independent of other pair of the character at the same time of the gamete formation. It also get a randomly rearranged in the offspring, producing both the parental and the new combination of the character. The law of proposed by the Mendels and based on the result of dihybrid cross when the inheritance of the two traits were considerable simultaneously. The Mendel performed dihybrid cross in the pea plant where the true breeding of the two traits, for the example, the plant has round seeds and the yellow seed, and the color of the seed color, and the pollinated with the plants with the winkle seed and the green colored head. देखो हो क्या रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में लिया ना, तो क्या किया गया कि एक जो लिया गया ना कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो राउंड कलर का सीड का कलर क्या था, राउंड था, और उसका राउंड और ग्रीन था, ग्रीन कलर विद द राउंडेड सीड। और एक ना जो सीड लिया गया उसको क्या किया गया था, रिंकल और विद द येलो कलर। जब इसके बीच में क्या हुआ, ये दोनों के बीच में अगर गैमेट्स को हम देखें तो इसमें से आर स्मॉल वाई, इसमें से ना आर और कैपिटल वाई। तो अगर इस तरह से हम लेके ना इसको फर्टिलाइज किया गया
तो इसका अगर क्रॉसिंग होता है ना, क्रॉसिंग हुआ तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो क्या मिल गया, आर स्मॉल आर वाई वाई, मतलब राउंड तो क्या हुआ कि डोमिनेंट कौन सा कर गया, राउंड वाला, और यहाँ पे येलो वाला डोमिनेट किया। मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल लेटर्स होता है उसको बोलते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट्स है, और जो स्मॉल लेटर्स है उसको बोलते हैं क्या, रिसेसिवनेस और रिसेसिव ट्रेट है। तो जो कि एक्सप्रेस खुद को नहीं किया, लेकिन वो क्या है यहाँ पे वो भी है। तो अब जब इसको ना क्या करेंगे, अगर हम इसको फर्टिलाइज करा देते हैं, इसके इसके इसमें ना F2, इसका F2 जनरेशन देखते हैं, इसमें सेल्फ में इसको फर्टिलाइजेशन कर दें, तो हमारे पास जो राउंड येलो X13315 राउंड एंड 108 राउंड्स 1 विंकल, तो ये अपने पास जो रेशियो मिलता है ना 9:3:3:1 का एक रेशियो मिल जाता है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इनहेरिटेंस। तो इसमें देखो हो क्या रहा कि एकदम से राउंड येलो तो था मेरे पास, राउंड एक देखो राउंड येलो मिला, एक राउंड ग्रीन मिल रहा है, तो राउंड ग्रीन तो था अपने पास, राउंड विंकल ग्रीन येलो था, तो विंकल ग्रीन एक मिला, तो क्या हुआ कि जो राउंड येलो तो कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमको दिख गया। मतलब एकदम से डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ कि एकदम से एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिला। वही लिखा है कि जब इसको ना करते हैं ना, द इन दिस क्रॉस द राउंड येलो सीड्स are dominants and the winkle seeds and the green seed are recessive. The resulting offspring F1 generation were all the heterozygous for the round seeds and the yellow color. This means the dominant traits are round seed shape and the yellow color is completely marked to the recessive trait in the F1 generation. And Mendel's the F1 plants self-pollinate and thus the F2 generation is noticed as 9:3 ratio. It is a phenotype ratio 9:3:1. देखो इसका ना अगर ये वाला ये देखो इसके क्रॉसिंग में ना, इसकी क्रॉसिंग को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ये क्रॉसिंग करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया 9:3:3:1। इसको क्रॉसिंग कर लेना पीनट स्क्वायर के थ्रू, तो इसको तुमको मिल जाएगा दैट इज को 9:3:3:1। तो अपना ना पूरा का क्या हुआ, जो हम लोग जो इसमें ना अपने सिलेबस में जो था वह कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन देख लिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लिए, मेंडल्स के लॉ को देख लिए, इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक्स देख लिया, कंसेप्ट ऑफ एलील देख लिए। एलील का कंसेप्ट वही था कि होमोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस होता है, और एलील का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अगर हम सेम लोकस पे क्या होता है कि ना वह जेनेटिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को लाइज करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा जीन मैपिंग इंट्रैक्शन ईपीएस स्टडीज और इसके बारे में। कंसेप्ट ऑफ रिसेसिवनेस और डोमिनेंस के बारे में हमने देख लिया। कंसेप्ट ऑफ रिसेसिवनेस होता है कि जो कंसेप्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, रिसेसिवनेस हो रख ले, क्या होता है कि वो अपने आप को क्या करता हो, एक्सप्रेस ना करे, और डोमिनेंट उसको बोलते हैं डोमिनेंस को जो एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, इसका सिंगल जीन डिसऑर्डर में देखेंगे थोड़ा बहुत। कंसेप्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना यहीं से आ जाता है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी जो ये सब चैप्टर जो बच गए हैं वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन पूछने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था कि फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो ये याद कर लेना, और मेंडल्स के लॉ के बारे में भी देख। मेंडल का लॉ इंपॉर्टेंट है कि मेंडल्स लॉ की सेग्रीगेशन क्या होता है, मेंडल्स के लॉ का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनेंस क्या होता है, फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ना, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये वाला फिगर कि कैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में ना क्या होता है, और फिर इसके ना फिनोटाइप रेशियो और इसका जीनोटाइप रेशियो क्यों को स्टडी कर, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं। और एक छोटा सा अगर पूछ सकता तो ये पूछ सकता था कि ये भी पूछ सकता है कि पी प्लांट के बारे में ना, कि पी प्लांट को क्यों कंसीडर करते हैं, क्यों लेते हैं मेंडल्स साहब ने, मेंडल्स क्यों लेता है कि मेंडल्स ना क्यों लेते हैं, कंसीडर करते हैं पी प्लांट को ही फॉर द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर उन्होंने अपना 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया था वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इतना इंपॉर्टेंट था ना जेनेटिक्स में वो काफ़ी था, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड द कमेंट एंड द सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।